आज से कुछ दशक पहले जब दुनिया सो रही थी और हिमालय की वो बर्फीली चोटियां खामोश थीं, जहां इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता था, वहां भारतीय आर्मी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। ये कहानी है दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र की। यह कहानी है उन जवानों की जिन्होंने -50 डिग्री की ठंड में, ऑक्सीजन की कमी में और मौत को आंखों के सामने देखते हुए तिरंगा गाड़ा। अभी तक 1150 जवानों की शहादत हुई है। ये कहानी है ऑपरेशन मेघदूत की। सन 1984 भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा थी जो कागज पर तो खिंची थी, लेकिन जमीन पर या यूं कहें बर्फ पर वो रेखा धुंधली थी। उस रेखा का नाम था NJ 9842। ये वो बिंदु था जहां 1972 के शिमला समझौते में सीमा रेखा की परिभाषा खत्म हो जाती थी। समझौते में लिखा था, और वहां से उत्तर की ओर ग्लेशियरों तक, बस इतना, आगे कुछ नहीं। और इसी कुछ नहीं में छुपा था सियाचिन काराकोरम पर्वतमाला का वो हिस्सा जहां हवा भी सांस लेते लेते थक जाती है, जहां तापमान -50 से -60 डिग्री तक गिर जाता है, जहां बर्फीले तूफान इतने खतरनाक होते हैं कि हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकते, जहां जमीन नहीं सिर्फ ग्लेशियर है, और ग्लेशियर भी ऐसा जो हर साल खिसकता है, बदलता है और अपने साथ जीवन को निगल जाता है। लेकिन इस बंजर बर्फीली जानलेवा जमीन की एक अहमियत थी, सामरिक अहमियत। अगर पाकिस्तान इस ग्लेशियर पर कब्जा कर लेता तो वो चीन और पाकिस्तान के बीच एक सीधा जमीनी गलियारा बना सकता था। भारत 3 तरफ से घिर जाता। भारत के लिए यह एक ऐसा खतरा था जिसे नजरअंदाज करना आत्मघाती होता। और फिर 1983 के अंत में भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक सूचना मिली जिसने दिल्ली के सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। पाकिस्तान ने एक यूरोपियन कंपनी से सियाचिन क्षेत्र के लिए उच्च ऊंचाई वाले विशेष सैन्य उपकरण और कपड़े मंगवाए थे, भारी मात्रा में। और ये उपकरण किसी पर्वतारोहण अभियान के लिए नहीं थे, ये एक सैन्य कब्जे की तैयारी थी। पाकिस्तान अप्रैल 1984 में सियाचिन पर अपना झंडा गाड़ने की योजना बना रहा था, लेकिन भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने उस कंपनी से दोस्ती बनाकर ऑर्डर की डिलीवरी लेट करवा दी ताकि भारत को तैयारी का समय मिले। नई दिल्ली में एक गुप्त बैठक हुई। तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल AS वैद्य और उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम नाथून ने एक साहसिक निर्णय लिया। भारत पाकिस्तान से पहले सियाचिन पहुंचेगा, और इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। कालिदास के उस महाकाव्य से लिया गया नाम जिसमें एक बादल को दूत बनाकर संदेश भेजा जाता है। तैयारी शुरू हुई, लेकिन ये तैयारी आसान नहीं थी। सियाचिन की ऊंचाई समुद्र तल से 5 से 7 हजार मीटर के बीच है। इतनी ऊंचाई पर इंसानी शरीर खुद से लड़ने लगता है। ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि चलना भी एक युद्ध बन जाता है, और उस पर -50 की ठंड, जहां सांस लेते वक्त फेफड़ों में बर्फ जमने का डर हो, जहां रात को सोना और सुबह ना उठना एक आम बात हो। भारतीय सेना के जवानों को कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट से चुना गया। ये वो जवान थे जो पहाड़ों से आते थे, जिनके खून में ठंड से लड़ने की आदत थी। उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें बताया गया कि वो कहां जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वापस आना कितना मुश्किल होगा। 13 अप्रैल 1984 बैसाखी का दिन, वो दिन जब पंजाब में फसलें काटी जाती हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, और उसी दिन उससे हजारों फीट ऊपर भारत के जवान एक ऐसी जंग शुरू कर रहे थे जो दुनिया को उस वक्त पता भी नहीं थी। हेलीकॉप्टरों ने पहले दल को सियाचिन के प्रमुख दर्रों पर उतारा, बिलाफोंडला और सियाला, वो रणनीतिक दर्रे जहां से सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण किया जा सकता था। जवानों ने बर्फ में कदम रखा। हवा इतनी तेज थी कि खड़े रहना मुश्किल था। सांसें उखड़ रही थीं, हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे, लेकिन वो रुके नहीं। और जब भारतीय जवानों ने उन दर्रों पर तिरंगा गाड़ा, ठीक उसी वक्त पाकिस्तानी फौज वहां पहुंचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन भारत कुछ घंटे पहले आ चुका था। कुछ घंटों की वो बढ़त, उसने इतिहास बदल दिया। पाकिस्तान को जब एहसास हुआ कि भारत आगे निकल गया है, तो उसने पलटवार करने की कोशिश की। लेकिन अब भारत ऊंचाई पर था, और युद्ध में ऊंचाई का मतलब होता है बढ़त, हर तरफ से बढ़त। पाकिस्तानी सैनिकों को नीचे से ऊपर की ओर चढ़कर हमला करना था, जो उस बर्फ और उस ऊंचाई में लगभग असंभव था। इस तरह पाकिस्तानी सेना हार गई। लेकिन ये मिशन यहीं खत्म नहीं हुआ। असली युद्ध तो अभी शुरू हुआ था, और इस युद्ध का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं था, वो था सियाचिन खुद। सियाचिन में तैनात हर जवान को हर दिन प्रकृति से लड़ना पड़ता है। वहाँ बर्फीले तूफान अचानक आते हैं, हिमस्खलन किसी को बताकर नहीं आता। ऑक्सीजन की कमी से एल्टीट्यूड सिकनेस इतनी खतरनाक हो सकती है कि जवान बेहोश हो जाए, फेफड़ों में पानी भर जाए, और अगर वक्त पर नीचे न उतारा जाए तो मौत हो जाए। फ्रॉस्ट बाइट में उंगलियां और पैर काले पड़ जाते हैं और काटने पड़ते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि सियाचिन में शहीद हुए ज्यादातर जवान दुश्मन की गोली से नहीं, बल्कि मौसम, हिमस्खलन और ऊंचाई की बीमारी से शहीद हुए। फिर भी भारतीय सेना ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। 1984 से लेकर आज तक सियाचिन पर भारत का तिरंगा लहरा रहा है।
यह दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्लेशियर है जहां कोई देश अपनी स्थायी सैन्य तैनाती बनाए हुए है, और ये तैनाती बनाए रखना अपने आप में एक रोज का युद्ध है। ऑपरेशन मेघदूत की आर्थिक कीमत भी बहुत बड़ी है। अनुमान है कि सियाचिन में भारत हर दिन करोड़ों रुपए खर्च करता है सिर्फ तैनाती बनाए रखने के लिए। एक सैनिक तक खाना पहुंचाना, दवाइयां पहुंचाना, हथियार पहुंचाना, ये सब उस ऊंचाई पर इतना महंगा है कि एक कप चाय भी वहां सैकड़ों रुपए में पड़ती है। लेकिन क्या यह कीमत चुकाना जरूरी है? भारत के रणनीतिकार कहते हैं, हाँ, अगर सियाचिन पाकिस्तान के हाथ जाए तो वो चीन को काराकोरम से सीधा जोड़ सकता है। भारत का लद्दाख 3 तरफ से घिर जाएगा, और जो सामरिक बढ़त भारत ने 1984 में हासिल की थी वो हमेशा के लिए खो जाएगी। आज जब कोई भारतीय जवान सियाचिन की उस बर्फीली चोटी पर खड़ा होकर तिरंगे को सलाम करता है तो वो सिर्फ एक झंडे को सलाम नहीं करता, वो उन सैकड़ों जवानों को सलाम करता है जो वहां गए और लौटे नहीं। वो उस रात को सलाम करता है जब किसी ने ये फैसला किया कि बर्फ पर भी दावा किया जा सकता है। वो उस हौसले को सलाम करता है जो -50 में भी नहीं जमता। मेघदूत बादलों का दूत, कालिदास ने उसे प्रेम का संदेशवाहक बनाया था। भारतीय सेना ने उसे इतिहास का संदेशवाहक बना दिया, और वो संदेश आज भी सियाचिन की हवाओं में गूंजता है। ये जमीन हमारी है, यह बर्फ हमारी है, और यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे।